हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, इनकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। हम जानते हैं कि लाइट जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है, ठीक है, चाहे वो अवे जाए या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाए। तो मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। अगर लाइट मान लीजिए एयर से वाटर में जा रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइट एयर से वाटर में जा रही है, मतलब रेयर से डेंस में जा रही है, तो क्या होगा, लाइट बेंड हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए लाइट है, ये लाइट है, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए लाइट है, तो हमें पता है लाइट को जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ऐसे बेंड हो जाएगी। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अब लाइट जा रही है एयर से सपोज ग्लास में, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये देखिए लाइट ऐसे आई, फिर से बेंड हो जाएगी लाइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बेंडिंग हो रही है, ठीक है, देखने में तो एकदम सिमिलर लग रहा है, क्या ये बेंडिंग क्या दोनों में सेम होगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, दोनों में बेंडिंग लाइट की अलग अलग होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें आइडिया देता है कि किसी भी मीडियम में, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, जहां से आ रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम की कैपेसिटी कितनी है, वो मीडियम लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, ये कैलकुलेशन देता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लीजिए किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो इससे क्या समझ में आता है कि 3 वाले की कैपेसिटी लाइट को बेंड करने की ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसी को हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कोई एक कॉमन एग्जांपल लिया, मान लीजिए ये नॉर्मल है आपका, ठीक है, ये मीडियम 1 है, यहाँ पे हमने लिख लिया मीडियम 1, और मान लिया कि ये रेयर है, ठीक है, वैसे तो डेंस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये मीडियम 2, ये मीडियम 2 कंपैरेटिवली, ठीक है, हमेशा रेयर और डेंसर कंपैरेटिवली देखा जाता है। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया ये क्या है, डेंस है कंपैरेटिवली, अब देखिए क्या होगा, अगर लाइट आएगी तो ये क्या होगी, बेंड हो जाएगी, ये बात आप जानते हैं। तो देखिए, अब यहां पर हमेशा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा सेकंड मीडियम का कैलकुलेट करते हैं, मतलब लाइट किस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कैलकुलेट होता है। कहां से आ रही है डजंट मैटर, तो लाइट आ कहां से रही, किसी मीडियम 1 से आ रही, कोई भी हो सकता है मीडियम, लेकिन जहां जा रही है एंटर तो कहां कर रही, मीडियम 2 में कर रही ना, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मीडियम 2 का निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे किसी की बात हो, चाहे एब्सोल्यूट की बात हो, चाहे रिलेटिव की बात हो, हमेशा सेकंड मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होता है। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, तो आपको पता है रीजन, मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में ही बताया कि रिफ्रैक्शन का रीजन एक ही होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर बोला कि लाइट की स्पीड कुछ v1 है और यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ v2 है, ठीक है, तो लाइट की स्पीड का अगर रेशियो निकालने तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अब एक चीज और, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर रिलेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अभी हम रिलेटिव लिख लेते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई खास फर्क नहीं होता है, दोनों एक ही चीज होती है, बस एक ही मीडियम का फर्क आ जाता है। मीडियम कहाँ, आपने जो फर्स्ट मीडियम वो क्या है, अगर एयर हो वैक्यूम हो तो वही एब्सोल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप चाहो तो लिख लो ऑफ सेकेंड मीडियम, वैसे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ में आ रहा है कि ये हम सेकेंड मीडियम की ही बात करते हैं हमेशा। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्पीड ऑफ, रेशियो निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1, ठीक है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, समझ गया आप बात, मतलब यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी है, यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे सेकंड मीडियम का कैलकुलेट करना है, तो अब इसको लिखने का तरीका होता है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो स्नेल्स फॉर्म में बताया था आपको। हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसे लिख सकते हैं 1 and 2। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे 2 1,
ठीक है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 and 2 का मतलब है कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आ गई बात। और देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना है, हमने v1 माना है, ये v1 मान लिया, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना माना हुआ है, v2 माना हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे मान लीजिए, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है, जो लाइट है, मान लीजिए लाइट कहाँ जा रही है, मान लेते हैं हम वाटर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, वाटर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो हम किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालते हम, कहाँ जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो ग्लास में जा रही है लाइट, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, इसको लिखेंगे n, किसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आंसर है ग्लास का, तो g किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाटर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, समझ गए आप बात। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन होगा, मतलब आपको वैल्यूज गिवन होंगी कि वाटर में लाइट की स्पीड इतनी होती है और ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी होती है, तो बताइए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। अगर मान लीजिए उल्टा पूछ लिया जाए कि ग्लास से वाटर में जा रही है, तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जैसे आपने WNG लिखा है फिर GNW लिखेंगे आप, और ये उल्टा हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बात तो वही है, दोनों का मैंने आपको बताया था, दोनों सेम ही चीज होती है, बस मीडियम 1 की जगह पे क्या आ जाता है, एयर या वैक्यूम। ठीक है, तो देखिए वहां पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे हमने जो मीडियम 1 लिखा है इसको हम क्या कर देंगे, रेयर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कोई भी मीडियम हो वो वैक्यूम से तो ज्यादा ही डेंस होगा। ठीक है, या एयर से ज्यादा डेंस होगा, तो रेयर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, या तो आप एयर लिख लो या वैक्यूम लिख लो। ठीक है, अगर लाइट एयर या वैक्यूम से आ रही हो, किसी भी मीडियम में जा रही हो, किसी भी मीडियम में, ठीक है, तो वहां पर हम उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए एयर या वैक्यूम में हम लाइट की स्पीड को जानते हैं कितनी होती है, उसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं जो लाइट की स्पीड इन सेकेंड मीडियम वो कुछ v हो गई, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या हो जाएगा, एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, दोनों में लाइट की स्पीड अप्रोक्सीमेट सेम होती है, वैसे तो एयर में थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वैक्यूम के कंपैरिजन, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं है और एयर में तो एयर के पार्टिकल्स हैं, तो एक्चुअली में तो एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ये होता है 1.0003 इतना होता है, लेकिन ये 1 के ही अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते, तो हम बोल देते हैं कि लाइट की स्पीड जितनी वैक्यूम में है अप्रोक्सीमेट उतनी ही एयर में होती है, तो कोई खास फर्क नहीं, तो हम दोनों को एक ही मान के चलेंगे। उसके अलावा सेकेंड मीडियम में अलग हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लीजिए स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन जो भी आपका सेकेंड मीडियम है। ठीक है, सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लीजिए मीडियम आपका कुछ m है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है n, जो भी आपका मीडियम है, मान लीजिए m लिख लिया मैंने, ग्लास होगा तो g लिख देंगे, वाटर होगा तो w लिख देंगे, कुछ भी होगा यहाँ पे हम लिख देंगे। और कहाँ से आ रही है, हमेशा एयर या वैक्यूम से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ANM। ठीक है, मतलब जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो और हमेशा एयर और वैक्यूम होगा तो ए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं एयर में कितनी होती है या वैक्यूम में कितनी होती है, सी होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी पता होती है, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू तो हमेशा ही कांस्टेंट होती है, आपको इसकी वैल्यू पता होती है, अगर एग्जाम में दे रखी होती तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी होती तो भी आपको याद रखनी है। सेकेंड मीडियम में हमने स्पीड कितनी मान ली, v मान ली है, तो देखिए ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप बात। फॉर एग्जाम्पल देखिए
अगर मान लीजिए मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, तो ए एन जी। मान लीजिए मुझे वाटर का निकालना हो तो क्या आ जाएगा ए एन डब्ल्यू, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ए एन डब्ल्यू, ए एन जी, ये सारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। अब अगर एग्जाम में मान लीजिए सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो, अगर एग्जाम में कुछ ना लिखा हो, सिर्फ ऐसे बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, ना रिलेटिव वर्ड यूज करें ना एब्सोल्यूट वर्ड यूज करें, तो आपको वहां पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो लाइट है वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर वो बोले कि एयर से इसमें जा रही है, ग्लास में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो आप समझ जाएंगे कि एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। अगर बोले कि वाटर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से डायमंड में जा रही है, ग्लिसरीन से किसी एल्कोहल में जा रही है, कुछ भी बोले तो आप समझ जाइए वहां पर रिलेटिव की बात हो रही है, ठीक है। तो एक चीज और बता दूं, एक इंपॉर्टेंट नोट आप और कर सकते हो। नोट ये क्या है, देखिए जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हमेशा एयर का जो आपकी लाइट है वो कहाँ से आती है, एयर या वैक्यूम से आती है। और उसके कंपैरिजन में जो आपका सेकेंड मीडियम होगा वो हमेशा डेंस हो जाएगा, ऑलवेज हमेशा डेंस हो जाएगा, तो वहां पर लाइट हमेशा बेंड करेगी। तो वहां पर जो वैल्यू मिलती है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो हमेशा एक से ज्यादा ही मिलती है, वन से ज्यादा। तो बस उसी को लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से कहाँ पर जा रही है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमारे पास है, तो एक एग्जाम्पल हमने दिया, मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो कितनी होती है, आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी हमें ये क्वेश्चन में दे रखा होता है, कभी कभी नहीं दे रखा होता है। अब मान लिया हमने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये भी आपको शायद पता होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होती है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो क्या हो जाएगा NAG, ठीक है, ANG। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात हो गई, ठीक है। और ऐसे समझ में आ रहा है कि सी से ग्लास में जा रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लाइट जो है वो कहाँ जा रही है, लाइट जा रही है आपकी एयर टू ग्लास। तो यहाँ पे अपने आप समझ में आ रही बात कि यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की गई है। तो ANG कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, ग्लास। तो आपको वैल्यू दे रखी है ANG, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी हो जाएगी 2 × 10⁸, इससे ये कैंसिल हो गया, 3/2, इस 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1.5। मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो आंसर है 1.5। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, इसको समझते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि ये आपका मीडियम 1 है, ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग को ये पहला केस ले रखा है जहां पर एयर से किसी मीडियम 1 में लाइट जा रही है। तो आप जानते हैं लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे, ठीक है। यहां पर लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो आंसर है C, ठीक है, C से ही रिप्रेजेंट करते हैं एयर में लाइट की स्पीड को। और मीडियम 1 में हम नहीं जानते तो हमने कुछ V1 मान लिया, ठीक है। एक और केस मान लेते हैं, पहला केस था, देखिए सेकंड केस हमने मान लिया सेम, हमने कहा कि ये फिर से भाई, ठीक है, ये मान लिया जी, हमने कहा ये नॉर्मल है आपका,
ये नॉर्मल है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर लाइट, ये मान लीजिए ए है फिर से, ठीक है, यहाँ पर सी होगी लाइट की स्पीड, ये कोई मीडियम 2 है, ये कोई मीडियम 2 है, यहाँ पे लाइट की स्पीड नहीं पता तो हमने कुछ v2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर लाइट आएगी तो ये भी बेंड हो जाएगी, क्योंकि एयर से अगर किसी भी मीडियम में जाएगी तो बेंड ही होनी है, टुवर्ड्स नॉर्मल ही जाना है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। आप जानते भी हैं कि एयर के कंपैरिजन में कोई भी मीडियम होगा वो हमेशा डेंस ही होगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। चलिए इसकी बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करें सेकेंड मीडियम का, मतलब मीडियम 1 लिखा है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो ये दूसरा मीडियम हो गया ना, इस मीडियम का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि एयर से आ रही है तो एब्सोल्यूट ही कैलकुलेट होगा, वहां पर भी एब्सोल्यूट कैलकुलेट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं एन, ए एन क्या लिख लें, 1 लिख लें, ठीक है, ए एन 1 लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सी अपॉन v1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या इसको आप ए से छोड़ दो, इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। n1 अपॉन n1 इक्वल टू सी अपॉन v1, समझ में आ रहा है कि एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम n2 की बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आ जाएगा, c अपॉन v2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दें, देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ये यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है। तो देखिए इक्वेशन 2 है तो n2 अपॉन n1 हो जाएगा, n2 अपॉन n1, देखिए ये इक्वेशन 2 है तो n2 अपॉन n1 और बाकी इधर का पार्ट डिवाइड हो जाएगा। देखिए इक्वल टू c अपॉन v2 डिवाइड बाय ये और उसके बाद डिवाइड बाय ये c अपॉन v1, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा v1 अपॉन v2 बस। तो फाइनली हमने क्या लिखा, n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये छुपा लूँ, ठीक है, ये आपसे बताऊँ, तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, जो नीचे लिखा होता है एक्चुअल में हम उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम इस वैल्यू को स्पेशली क्या बोल सकते हैं, आप इसको सब अभी छोड़ दो, बस इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये यहाँ लिख सकते हैं एन, सेकंड मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जहां पे भी लाइट जा रही हो, 2 में जा रही तो 2 लिख दिया, 1 से आ रही तो क्या हम इसे 1 एंड 2 लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम पीछे करके आ रहे थे, आप चाहे तो देख लो एक बार जाके, तो हम इसे 1 एंड 2 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या समझ लिया कि यहाँ पर 1 मान लीजिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है, दैट 1 एंड 2 इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम n2 अपॉन n1, ठीक है। बस यही रिलेशन हमें प्रूव करना था। ये दोनों क्या है, ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो अभी आपको अगर n1 n2 में कंफ्यूजन हो रहा तो मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूँ। देखिए तो जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए वाटर है और ये मान लीजिए आपका ग्लास है, ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे ANG, ठीक है, लिख लेंगे आप। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे n, ये और ये ANG, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वाटर है ना, तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे आप ये बताओ, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, ठीक है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं वाटर के टर्म्स में बताया तो आपको क्या करना है, बस आपको सीधा यहाँ पे G है ना, तो यहाँ पे आप ANG लिख दो डिवाइड बाय ANW लिख दो, बस ये आपका यही रिलेशन होता है। देखिए ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनकी हेल्प से अगर आपको मान लो स्पीड ऑफ लाइट नहीं गिवन है, आपको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो भी आप इनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ANG डिवाइड बाय ANW आपको क्या देगा, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता होती है, मान लीजिए आपके पास 4 मीडियम या 3 मीडियम है और वहां पर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हम क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग के,
मान लीजिए आपको 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, 3, 4 और 5। बोला जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा, तो आंसर है 5 वाला। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा बेंडिंग भी उतनी ज्यादा होगी। इसके अलावा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेंसिटी से क्या रिलेशन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे इन सब में, इन तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए एक और दे दिया मैंने आपको, 2 दे दिया। ठीक है, 2, 3, 4, 5, तो इन सब में सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा, तो आंसर है 5 वाला। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, या डेंसिटी दे रखी हो आपको, डेंसिटी दे रखी हो कि इसकी डेंसिटी 2.5 है, एक की डेंसिटी 3.5 है, बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, तो आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, एक चीज और, एक और था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डायरेक्टली रेट कर सकते हो स्पीड ऑफ लाइट से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में जितनी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। ठीक है, तो उल्टा रिलेशन हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट के, ये क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर सकते हो। अब एक लास्ट फैक्टर और देख लेते हैं हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, मतलब लैम्डा के टर्म्स में भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास 10th लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम के साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि लाइट अगर, क्योंकि हम बात रिलेटिव की कर रहे हैं तो रिलेटिव यहाँ पे लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बात कर रहे हैं हम, रिलेटिव। ठीक है, बेटर होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करें। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमने कहा कि ये लाइट मान लेते हैं ये जा रही है वाटर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, वाटर से लाइट कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो अगर देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे क्लास 9th में अगर आपने साउंड चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पर हम क्या बोलते थे कि साउंड वेव जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे चेंज हो रही है वहां पे भी चेंज हो जाती थी। तो क्या एक्चुअली में चेंज होती है, तो यहाँ पे वहां पे भी आपने पढ़ा था कि फ्रिक्वेंसी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब लाइट, तो सेम बात लाइट के लिए भी हो जाती है, जैसे साउंड में होता है वैसा ही यहाँ पे भी हो जाता है। तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्ड तो आप जानते ही होंगे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी होता है इन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर वो जो ऑसिलेशन कर रहा था ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में जाता है लाइट, तो मान लीजिए अगर 50 ऑसिलेशंस कर रहा था तो यहाँ पे भी 50 ऑसिलेशंस होंगे। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो सेम रहेगा चाहे किसी भी मीडियम में जाए। क्या चेंज हो जाता है, तो इसका वेवलेंथ, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए पहले लाइट का वेवलेंथ कुछ ऐसे था, अब दूसरे मीडियम में जब इसकी स्पीड बढ़ गई या कम हो गई तो जिसके भी अकॉर्डिंग हो इसका वेवलेंथ बदल गया, या हो सकता है और कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे निकालें, अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहिए ग्लास का, निकालना चाहे ग्लास का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं WNG। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड के टर्म्स में बात कर रहे हैं हम, स्पीड के टर्म्स में, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो नहीं कर रहे हैं हम, स्पीड के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, कहाँ पे जा रही है, ये लाइट जा रही है ग्लास में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये बात समझ में आई।
तो देखिए क्या लिख सकते हैं, WNG, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, V इक्वल टू होता है n लैम्डा, मतलब स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में रिलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, V इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, आगे बहुत काम आएगा। तो जो n होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये n क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और ये n लैम्डा क्या होता है, ये तो वेवलेंथ होता है, ये लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि चाहे स्पीड ऑफ लाइट हम यहाँ की बात करें यहाँ की बात करें, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेकिन लैम्डा अलग अलग होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है, यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा 2 है, तो यहाँ पर n तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा 1 है और यहाँ पे जो आपका स्पीड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम स्पीड को अगर मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं, v1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा 1, क्योंकि लैम्डा ही तो चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो v2 है वो किसकी वजह से है, n लैम्डा 2, ये दोनों हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज हमने लिखी है यहाँ पे, n लैम्डा 1 और n लैम्डा 2, n तो सेम है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी तो दोनों जगह सेम है, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे अपने एग्जैक्टली रिलेशन में, ये NGW, मतलब WNG को हम लैम्डा के टर्म्स में रिलेट कर पा रहे हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अगर आपको वेवलेंथ भी गिवन है तो भी आप उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में।